नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल, ट्रेडमैन और सब इंस्पेक्टर प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में। और आज प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे हम फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेशन बैच यूपी विभिन्न राज्यों के कांस्टेबल की परीक्षा और ट्रेडमैन की परीक्षा और जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षाएँ हैं उसके लिहाज से तैयार की जाती हैं। और ये सभी प्रश्न जो इसमें शामिल किए जाते हैं वो सभी प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पर होते हैं, जो पिछले साल आए हुए प्रश्न होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। राइट ना? जिंदगी में आज जो समय है आपके पास, एक विद्यार्थी जीवन कहा जाता है कि पूरे जीवन के कालखंड का सबसे स्वर्णिम समय होता है विद्यार्थी का जीवन। यहाँ से आप अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। सब कुछ इसी जीवन में करना है, इसी जीवन के इसी कालखंड युवावस्था में करना होता है 18 से लेकर 23 साल की उम्र में। क्योंकि 23 साल 24 साल की उम्र के बाद फिर इच्छाएं, आकांक्षाएं और शरारतें कम होने लगती हैं और मस्तिष्क भी थोड़ा कम काम करता है, कम कंसंट्रेट हो पाते हैं। तो आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में और सकारात्मक दिशा में लगाइए और सफलता प्राप्त करिए। बाकी सारी जिन भी चीज़ों के लिए आप परेशान हैं वो सब चीज़ें गौण हैं, वो सब स्वतः आपके पास आ जाएंगी जब आप सफल हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं के मस और लस क्रमशः 12 और 24 हैं। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो उनका योग ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। आज के सेशन में बहुत बेहतरीन सवालों को शामिल किया गया है और ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, आपको दे क्या रहे हैं? दे ये रहे हैं कि मौसा आपको पता है। मौसा क्या दे रहे हैं? मौसा आपको दे रहे हैं 12। तो आप एकदम आराम से ले सकते हैं कि संख्याएं क्या होंगी। संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं होंगी 12x और 12y। कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं कि इनका लॉस 1248 है। सॉरी, किसका किसका लॉस? संख्या क्या है? 12x और 12y। और एलसीएम की अगर आप बात करोगे तो बहुत सिंपल सी बात है कि एलसीएम आ जाएगा 12xy और 12xy बराबर है 2448। कोई दिक्कत नहीं। तो xy बराबर कितना हो गया? 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, 204। और कह रहे हैं संख्याओं का अंतर यानी 12x माइनस 12y बराबर 60 या x माइनस y बराबर 5। क्लियर हो गई बात? अब दोस्त समझो, कह रहे हैं योग, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4ab 4xy। सॉरी, 4ab का मतलब क्या है? 4xy से 4xy। क्लियर है बात? अब आप देख लो 4xy। अब आप देखो x माइनस वाई कितना हो जाएगा? 25 प्लस 4xy कितना हो जाएगा? xy 204 है। 204 चौका 816, 816 और 25 बराबर हो जाएगा 800। 5 4 9 और 2 1 3, 839। राइट ना? 800 6 5 11, 841। सॉरी, कितना हो जाएगा? 5 6 5 11, 841। और 841 किसका स्क्वायर है? 841 यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 841, या x प्लस वाई की आप बात करेंगे तो बराबर हो जाएगा 20। कितना जाएगा? 29। राइट ना? तो क्या पूछ रहा था? संख्याओं का योग 29। ओ नो, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं, तो उनका योग ज्ञात। अच्छा, x प्लस वाई 29 हो गया। ठीक, अब संख्याएं क्या हैं ये ध्यान दो। संख्याएं क्या हैं? संख्याएं हैं 12x प्लस 12y। तो यहाँ पे करोगे संख्याओं का योग 12x
प्लस 12y बराबर 29 का 12 में गुणा कर दो, 12 नवा 108 10 और 12 दूनी 24 10 34 348। ये आपका आंसर हो गया 348। कहीं कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत? सही है। बात को फिर से समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए। मौसा हो गया 12, संख्याएं आप मान सकते हैं 12x 12y। अब लौसा की बात करेंगे तो 12x 12y का लौसा 12xy, 12xy बराबर 24 48, तो xy बराबर 204। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी मिल गई? 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4xy का मतलब हो गया xy बराबर 204, तो 4 अट्ठे 816 यानी 841। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 841, तो xy बराबर 29, तो 12x प्लस 12y बराबर 348। यहां तक कोई तकलीफ? अगला सवाल कह रहे हैं कि दिया गया है कि अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1.732। तो क्या ज्ञात करना है आपको कि अंडर रूट 147 माइनस 1/4 अंडर रूट 48 माइनस अंडर रूट 75। सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट 147 का मतलब है 147 को लिख सकते हैं 49 इंटू 3 माइनस 1/4। 48 को क्या लिख सकते हो? 16 3 48, 16 कर 3 और माइनस 75 को क्या लिख सकते हो? 25 गुणित 3। अब देखो बच्चा क्या करना है, 49 में से 7 बाहर आएगा तो 7 रूट 3 माइनस 1/4 इंटू 4 रूट 3 माइनस 5 रूट 3। 4 4 से कैंसिल हो गया, तो 7 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6 रूट 3 हो गया। 6 रूट 3 में से 7 रूट 3 में से 6 रूट 3 जाएगा तो आंसर क्या बचेगा? रूट 3। और रूट 3 का मतलब 1.732। ये आपका आंसर है। कोई तकलीफ है? कर लोगे? सिंपल सवाल। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एकदम वही रूट वैल्यू पर ये भी क्वेश्चन है। कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, ठीक है। अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा यहां पॉइंट मिस कर गया है, यहां पे है 1.4142। तो 4 प्लस रूट 2 बाई 2 प्लस 1 रूट 2 का वैल्यू क्या होगा? ध्यान देना, 4 प्लस रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 1 प्लस रूट 2, यही है ना। यहां पे क्या कॉमन ले सकते हो आप? रूट 2 कॉमन ले सकते हो, ले लो। तो क्या बच जाएगा? 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 बच जाएगा। रूट 2 से खत्म हो गया। अब क्या करना है दोस्त? 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1। इसको रेशनलाइज कर लीजिए, जिसको आपने परिमेयीकरण पढ़ा है, इसको रेशनलाइज कर लेंगे, परिमेयीकरण कर लेंगे तो ऊपर अंडर रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और नीचे भी अंडर रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई। तो नीचे का तो टर्म ही a प्लस बी, a माइनस बी खत्म हो जाएगा, ऊपर का टर्म का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 रूट 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 रूट 2 प्लस रूट 2 माइनस 1। इसका मतलब ये हो गया 4 और ये 4 में से 1 जाएगा 3, सॉरी 4 में से 1 जाएगा 3, 3 माइनस रूट 2, 3 माइनस रूट 2 आपका ये हो गया। अब 3 का मतलब 3 और रूट 3 का मतलब 3 0 0 0 0 और अंडर रूट 2 का मतलब हो गया 1.4142। यहाँ पे 8 हो गया, 9 में से 4 गया 5 हो गया, 9 में से 1 गया 8 हो गया और 9 में से 4 गया 5 हो गया और ये हो गया 1.5858। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस थोड़े लेंदी हैं लेकिन आसान सवाल है, और लेंदी इसलिए है कि थोड़ा सा समझाने में भी टाइम किल हो रहा है, लेकिन आप अगर इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हार्डली 40 से 50 सेकंड में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। राइट ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से, अगले 5 वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से तथा शेष
8 वर्ष के पश्चात की अवधि के लिए तथा 8 वर्ष के पश्चात की समयावधि के लिए 20% वार्षिक दर से उधार ली। यदि 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से 6080 रुपए अधिक है, तो अधिक हो गया हो तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। यही सवाल है, सिंपल सा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सवाल को थोड़ा सा छोटा कर ले क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका बड़ा है। सवाल एक बार पढ़ दे रहा हूं मैं आपके लिए, फिर से आप समझ लो। कह रहे हैं कि प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष, देखो कुल कहानी क्या साल की है, पहली 3 साल की कहानी है। पहली कहानी क्या है, 3 साल 12% की दर से, अगले 5 साल के लिए 16% की दर से तथा 8 वर्ष के पश्चात की समयावधि के लिए 20% की दर से, और 11 वर्ष बाद हिसाब निकालना है तो 5 3 8 3 11 अगले 3 साल के लिए 20% की दर से उधार ली, और 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से 6080 रुपए अधिक हो गया तो उधार दी गई धनराशि थी। बस ठीक है, समझ लेते हैं इसको सिंपल तरीके से। ठीक, ये सवाल यहां पे है, मैं आपको बाकी चीजें एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ध्यान देना, ठीक है। देखो भैया, प्रताप की कहानी ये है कि प्रताप जो है, मान लेते हैं P रुपया 3 साल के लिए 12% की दर से लिए, प्लस बटा 100, ये ब्याज हो गया, प्लस इन्हीं प्रताप ने अगले 5 साल के लिए रुपया 16% की दर से उधार लिया, बटा 100 हो गया, और फिर प्लस इन्हीं प्रताप ने शेष 3 साल के लिए 20% की दर से लिया ब्याज ये, और ये बराबर कितना हो गया, P प्लस ब्याज मूलधन से 6080 रुपए अधिक हो गया। बस इसी कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना है। इसी कैलकुलेशन को सॉल्व करके आप आंसर निकाल लेंगे। देख लीजिए क्या हो जाएगा, 12 3 36P प्लस 16 25 80P और 60P बराबर 100P प्लस 608000। तो 80 60 140 140 30 170 176P 100 से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 76P। ये बराबर हो जाएगा 60800। काट लेंगे आप तो 8 बार कटेगा, 8 6 48, कितना जीरो आएगा, 3 जीरो ये बढ़ेगा, तो ये 8 6 48, ये 8 बार कट जाएगा, तो मूलधन कितना हो जाएगा, 8000। 8000 ये आपका मूलधन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे सवाल। भाई कुछ नहीं था, पहले 3 साल का साधारण ब्याज निकाला, फिर 5 साल का निकाला, फिर 3 साल का निकाला, और सारा साधारण ब्याज जब जोड़ दिया तो मूलधन से 6080 रुपए अधिक प्राप्त हुए, यानी मूलधन जितना था वो से 6080 रुपए ब्याज अधिक प्राप्त हुआ। देखो इसमें कंफ्यूजन ये हो सकता है कि मूलधन से इतना रुपया अधिक ब्याज प्राप्त हुआ, तो ये ना सोच लेना कि मूलधन से अधिक जो है वही ब्याज है, सिर्फ 6080। कहने का सेंस क्वेश्चन का यह है कि जितना मूलधन था उससे भी 6080 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त हुआ है, यानी ब्याज मूलधन और जो 6080 है उसके जोड़ के बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय उस पर 15% तथा y प्रतिशत 15% तथा y% के 2 क्रमागत बट्टे प्राप्त करने पर 275 रुपए बचा लेता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है तो y का मान लगभग क्या होगा। ध्यान देना बच्चा, आज के सारे सवाल अच्छे बेहतरीन हैं, लेंदी हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज पता है यार, एक चीज बहुत सिंपल सी बात पता है कि छूट का कहानी क्या होता है। अगर ये 900 रुपए की कहानी है, देखो दोस्त 900 रुपया है, इस पर अगर पहले 15% छूट लिया तो 85 दिया, और फिर y% छूट लिया तो 100 - y
बाई 100 दिया, और ये बराबर हो गया 900 में से 275 घटा दोगे तो 700, और 700 में से 75 जाएगा तो 625, ये बराबर। बस इसी को सॉल्व करके y निकाल लेना है, सारी कहानी खत्म। 00 इस 00 से खत्म कर दो, ठीक। और 9 से तो ये खत्म होगा नहीं, और ये जो है 17 मान लो, इसको 20 मान लो, ठीक ना। तो 100 माइनस वाई बराबर 625 गुणित 20 बटा 17 गुणित 9, यही आएगा, ठीक है। 17 गुणित 9, और 17 गुणित 9 का मतलब ये हो गया गुरु कि 625 गुणित 20, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 100 माइनस वाई, इसको माइनस वाई कर ले, ये वाई उधर भेज दें तो ये आ जाएगा 100 माइनस 1250 गुणित 0 बटा 17 नमा 153 बराबर वाई। सॉल्व कर लेंगे तो ये बचेगा कितना, 3800 बटा 153 बराबर वाई, और ये बराबर आ जाएगा 18.3%, यानी लगभग 18%। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ लिए ना, सिंपल सवाल है, कैलकुलेशन है सिर्फ, ठीक। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, दो क्रमवार बट्टे देने के उपरांत 1224 रुपए में बेचा जाता है, यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरे बट्टे की दर क्या है। बहुत सिंपल सवाल, उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। आप क्या कर लेंगे, मैं इसको आपको छोड़ूंगा आपके लिए होमवर्क, लेकिन थोड़ा स्टेप सॉल्व करने के बाद, ताकि सिर्फ आप कैलकुलेशन आपके लिए रह जाए। क्या है, 1600 रुपया अंकित मूल्य है गुरु, पहले 10% की छूट है तो 90 बटा 100 लेगा, और फिर क्या है, दो क्रमवार बट्टों के उपरांत तो इतने रुपए में बेचा, यदि पहली बट्टा है तो दूसरा छूट। अब दूसरा बट्टा अपने को पता नहीं, तो 100 माइनस वाई बाई 100, ठीक, सेम कहानी, बराबर 1224। इसको सॉल्व कर लेना है और आपको आंसर निकाल लेना है कि ये कितना आएगा। ये आपका होमवर्क है, इसको हमारे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको रिप्लाई करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है। एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप पूरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज पूरा भरने में कितना समय लगेगा। 12, 18, 36 घंटा लगेगा। आंसर डन है बिना पेन पेपर का। पहला क्वेश्चन मिला जिसको आप बिना पेन पेपर सॉल्व कर सकते थे। एक पाइप मान लो P1 है, 12 घंटे में भरता है। एक पाइप P2 है, 18 घंटे में खाली करता है। दोनों एक साथ चलेंगे। 36, 12 तिहाई 36, 18 दूनी 36, माइनस कर दोगे ये 1, यानी जब दोनों एक साथ चल रहे हैं तो एक काम हो रहा है, यानी पूरा पर भरने में 36/1 यानी 36 घंटा लगेगा। ठीक, ये बी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि एक दुकानदार 10 रुपए प्रति किग्रा, एक दुकानदार 10 रुपए प्रति किग्रा के भाव वाले 10 किग्रा चावल को 15 रुपए प्रति किग्रा, 15 रुपए प्रति किग्रा के भाव वाले दूसरे प्रकार के चावलों की कुछ मात्रा मिला दी, कुछ मात्रा मिला दी तथा मिश्रण को 14 रुपए प्रति किग्रा के भाव में बेचा। यदि इस प्रकार उसे 5% का लाभ हुआ तो दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा क्या है। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है दोस्त, क्या कह रहे हैं इसको समझ लीजिए। एक दुकानदार 10 रुपए प्रति किग्रा के भाव के 10 किग्रा चावल में 15 रुपए, देखो सीपी पहले कैलकुलेट करो, क्या करो पहले सीपी निकालो। सीपी कैसे निकलेगा गुरु, 10 किग्रा का 10 रुपए का चावल हो गया 100 रुपया। कह रहे हैं 15 रुपए प्रति किग्रा, मान लो 15 रुपए किग्रा का x केजी चावल था तो ये कितना हो गया 15x, और टोटल सीपी कितना हो गया, बराबर हो गया 100 प्लस 15x, 100 प्लस 15x। कट रहा है लग रहा है ना, देख लेते हैं। इतना आप समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, थोड़ा कट रहा है ना। तो सीपी कितना आ जाएगा दोस्त, देख लो। सीपी यहां से आपको मिलेगा 100 प्लस 15x,
अब इस पर 5% लाभ हो रहा है यदि मिश्रण को 14 रुपये प्रति किग्रा के भाव में बेचा जाए। अब मिश्रण कितना हो गया ये बताओ, मिश्रण मात्रा कितनी हो गई, मात्रा हो गई 10 किग्रा प्लस यक्स केजी, इतनी को 15 के भाव से बेचा जाए तो प्रॉफिट परसेंट की अगर आप बात करते हो कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, अच्छा एसपी की बात कर ले जरा सा, ध्यान देना, हटा दे इसको पहले। एसपी क्या हो जाएगा बच्चा तुम्हारा, एसपी हो जाएगा 10 प्लस यक्स ना, और कै रुपए प्रति किग्रा, 14 रुपए प्रति किग्रा के भाव से बेचा गुणित 14। इस एसपी में से सीपी घटा के बटा सीपी करके 100 से गुणा करके बराबर 5% करना है। ठीक, यानी आपको करना क्या है, कैलकुलेशन में आपके लिए छोड़ूंगा, यहां से आप निकालेंगे क्या, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। अब सवाल आपके लिए आसान है, प्रॉफिट कितना है 5%, ये 5% बराबर एसपी कितना हो गया 140 प्लस 14x, सीपी कितना हो गया माइनस 100 माइनस 15x के बटा 100 प्लस 15x गुणित 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी 20 kg। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये कैलकुलेशन आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उसके क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर के बराबर हानि होती है, इसे 168 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ या हानि होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्त, क्या कह रहे हैं कि अगर 144 रुपए में बेच रहे हैं तो हानि 1/7 है, यानी मिल कितना रहा है 6/7, और 6/7 बराबर 144 है, तो 1 बराबर कितना हो गया 144 गुणित 7/6, 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और 24 सत्ते 168, 7 चौक 28 2 और 7 दूनी 14 2 16, 168। अब कह रहे हैं अगर ये क्या आ गया, एक यही सीपी है, कह रहे हैं अब इसे 168 रुपए में बेचा जाए तो होने वाला लाभ या हानि। भाई 168 का सामान 168 में बेचोगे तो क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्लियर, ना लाभ होगा ना हानि होगी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं कि यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत। बहुत सिंपल सवाल है, 3/33 सही 1/3, सॉरी ये यहाँ पे ऑप्शन पूरा नहीं है, इसको पूरा कर लीजिएगा, 33 होल 1/3%। देखो अगर करना चाहते हो तो 12 का सीपी बराबर है 9 के एसपी के, या सीपी बाई एसपी कर लोगे तो ये हो जाएगा 9/12, सीपी 9 एसपी 12, तो 3/9 गुणित 100 बराबर 33 होल 1/3%, ये आपको प्रॉफिट होगा। क्लियर। अगला सवाल कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक मेज 20 रुपए लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 10 रुपए कम मूल्य पर खरीदा होता और 105 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ हुआ होता, मेज का क्रय मूल्य क्या है। सिंपल सा सवाल है यार, ठीक ना, बहुत सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करना। ठीक, बढ़ते हैं। ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं और इस समय ट्रेंड में है। देखो मान लो वस्तु का सीपी और एसपी, कहानी कहां है, जहां प्रॉफिट लॉस आया। आप अगर आपको सीपी एसपी का कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्त, तो प्रॉफिट लॉस का सवाल कभी फंसना ही नहीं। और सीपी एसपी समझना बहुत आसान है, जिसपे खरीदा वो सीपी, जिसपे बेचा वो एसपी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं किसी एक व्यक्ति एक मेज 20% के लाभ पर बेचता है, यानी 100 रुपए का सामान कितने में बेचता है, 120 रुपए में बेचता है। इसमें कोई तकलीफ नहीं। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, यानी 90 में खरीदा होता, और 105 रुपए अधिक में बेचा होता, यानी यहां से ये जो दूरी है 105 रुपए अधिक में बेचा होता,
तो यहां लाभ कितना होता 35%। 90 गुणित 135/100 0 और इसको सॉल्व करेंगे तो 9 पचे 45 की 5 हासिल 4 9 त्रिक 27 4 31 3 9 का 9 3 12 121.5 प्रतिशत का अंतर आप देख रहे हैं कितना आ रहा है 120 से 121.5 यानी 1.5 यानी 1.5% इज इक्वल टू 105 रुपया ना, या कह सकते हो कि 15% बराबर 1050 रुपया। 15 सत्ते 105 तो 1% बराबर 70 तो सीपी 100% कितना हो जाएगा बाबू 7000 हो जाएगा। आसान सवाल था ना, कर लिया कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला सवाल ध्यान देना। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, इसको फिर से समझना चाहते हो तो समझ लो, थोड़ा सा अलग तरह का सवाल है। कह रहा है कि एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी अगर आप 100 रुपए की वस्तु है तो कितने में बेच रहे हो 120 में बेच रहे हो 20% का प्रॉफिट लेके। कोई तकलीफ? कह रहे हैं अगर इसे 10% कम में खरीदा होता यानी 90 में खरीदा होता और 105 रुपए अधिक में बेचा होता तो लाभ 35% होता है, यानी 90 पर 35% 121.5 यानी 120 और 121.5 के बीच का अंतर रुपए में 105 है, यानी 1.5% इज इक्वल टू 105, 15% इज इक्वल टू 1050, 1% इज इक्वल टू 70, सो 100% इज इक्वल टू 7000। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इस क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन आपको कोशिश की जाएगी कि आपको उपलब्ध करा दिया जाए। ठीक है, एक सिंपल से सवाल है, एक आयत की भुजाओं की माप करते समय उसकी लंबाई 5% अधिक तथा चौड़ाई 4% कम माप ली गई, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए कि कितने प्रतिशत की गलती होगी। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, x + y + xy/100 लग जाएगा। तो यहाँ क्या है 5% प्लस है, 4% माइनस है, प्लस प्लस 5 गुणित -4/100 यानी 1 माइनस ये कितना हो गया 5 20 हम 100 4 5 20 20 मतलब 0.2 यानी 0.8 और 0.8 का मतलब है 4/5। 0.8 का मतलब 4/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। बस सिंपल सवाल, कितने प्रतिशत अधिक, अधिक निकालना है तो क्या है x/100 माइनस x गुणित 100, तो 40/100 माइनस 40 60 गुणित 100 66 होल 2/3%। कोई तकलीफ? अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 15 संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 120 रुपए में 20 संतरे अधिक खरीद पाता है, संतरे का आरंभिक भाव क्या था। बात को समझने की कोशिश करो दोस्त। 120 रुपए में कल तक तुम मान लो 100 संतरा खरीद पाते थे, अगले दिन गए 120 रुपया दिया, दुकानदार ने आपको x + 20 संतरा दे दिया। आपने कहा नहीं यार हमको 20 संतरे नहीं चाहिए, हमको पैसे वापस कर दो। तो उसने पैसे कितने वापस किए 20% दाम बढ़ा, यानी इसका 20% कितना हो गया 24 रुपए। 24 रुपए आपको उसने वापस किए और बदले में आपसे 20 तो संतरे वापस ले लिए। तो 20 संतरा अगर 24 रुपए का है तो एक संतरा 24/20 यानी 1.2 रुपए का है। और ये कब है? जब 20% की कमी हुई है, यानी 80% बराबर 1.2 तो 100% बराबर 1.5। क्लियर हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं, इसको फिर से समझना है, देखो कह रहे हैं कि 20%, मान लो भाई एकदम सिंपल सा सवाल, ऐसा कई सवाल कर चुके हैं आप। 120 रुपए में x संतरा मिलता था, अगली बार 120 रुपए में x + 20 संतरा मिल गया। ये 20 संतरे आपके लिए जरूरी नहीं थे, उपयोगी नहीं है, तो आपने 20 संतरे वापस कर दिया तो कितना वापस करेगा? जितना दाम कम हुआ है। तो 120 का 20% 24 वापस कर दिया। 120 का 20% कितना होगा? यही 24 वापस कर दिया और कितना लिया 20 संतरे आपसे वापस ले लिया। तो एक संतरे का मूल्य 1.2 आ गया, ये 80% है। प्रारंभिक मूल्य पूछा है तो 100% बराबर 1.5 रुपए। ठीक, अगला सवाल
तीन लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा इनकी आयु 3 संबंध 7 संबंध 5 के अनुपात में सबसे छोटी लड़की की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो देखना योग अगर औसत 20 है तो योग 60 हो गया, और ये 5 3 8 7 15 x बराबर 60, तो x बराबर 4 और सबसे छोटी 3x का तो मतलब 12 वर्ष। ठीक, रॉकेट स्पीड से ये सवाल हो जाएगा। ठीक है ना, तो आज सिलेक्शन गुरुजी में इतना ही। आई होप कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ बेहतरीन और बड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी आज कंसीडर किए गए, और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे तैयार किए जाते हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।